हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो बच्चों, पिछले वीडियो में जो है हमने 4 टाइप के रिएक्शन, जिसमें हम लोगों ने कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट इसी को कहते हैं, और डबल डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में जान लिया था। एक तरह का रिएक्शन रह गया था जानना, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, इसको जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। इसके साथ कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम जानेंगे, जिसमें एक टॉपिक आपका कि कोरोजन और रेंसिडिटी क्या होता है। ये एक्चुअल में ऑक्सीडेशन के ही डेली लाइफ एग्जाम्पल है। और इसके बाद लास्ट में हमको जानना है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो क्या होता है। इस टॉपिक के बारे में हम लोग को जानना रहेगा। तो चलिए जानते हैं हम लोग पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो अगर बात करें ऑक्सीडेशन की, तो किसी भी रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, अगर किसी भी कंपाउंड में या एलिमेंट में या एटम में, जिस भी तरह से हम बोल सकते हैं उसको, अगर हम ये देखते हैं कि उससे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन का लॉस किसी एटम से ही होगा। तो अगर हम ये देखते हैं कि किसी एटम में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और किसी एटम से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो हम कहेंगे कि उस एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। बेसिकली ऑक्सीडेशन को हम 3 तरीके से जानते हैं: लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इन 3 तरीकों से हमने सीखना है कि ऑक्सीडेशन होता कैसे कैसे। इस 3 तरीके से हम ऑक्सीडेशन को पहचानें। पहला क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, इस चीज को हम जानते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैं आपको यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए, मान लीजिए आपके पास है कॉपर सल्फेट, ठीक है, और इससे रिएक्शन करता है आपका आयरन। इट विल फॉर्म FeSO4 एंड कॉपर विल बी फ्री। अगर यहाँ पे बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर का +2 था। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एटम का या फिर किसी भी आयन का वो कंडीशन बताता है जिसमें हम ये जान पाते हैं कि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, मतलब किसी को दिया है, या किसी से इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो अगर यहाँ देखें तो कॉपर हमेशा आयन के फॉर्म में +2 की फॉर्म में होता है। वहीं सल्फेट की बात करें तो ये -2 की फॉर्म में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आयरन की बात करें तो आयरन ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है, ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है। इस समय आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो 0 है, यानी कि नो लॉस नो गेन। लेकिन जब FeSO4 का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ हम देखेंगे कि इस समय Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 का, सल्फेट का -2 का, और कॉपर इसमें फ्री है तो इसका 0 हो गया। तो इसमें इस रिएक्शन में हमको क्या देखने को मिल रहा है? इस रिएक्शन में हमको ये देखने को मिल रहा है कि अब आप तो ये तो जान ही चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें आयरन जो कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसने कॉपर को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। तो किस कंडीशन पे कॉपर को ये डिस्प्लेस करेगा? कंडीशन ये होता है कि अब आयरन को सल्फेट को उतना ही इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा जितना इलेक्ट्रॉन कॉपर ने पहले सल्फेट को दे रखा था जब उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रखा था। तो आयरन क्या हो गया? आयरन जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन को देगा सल्फेट आयन को, तब जो है आयरन सल्फेट, ये जो आयरन सल्फेट कंपाउंड है तभी जाके वो बनेगा, ये कंपाउंड, ठीक है। तो ऐसे हम क्या समझ सकते हैं? इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर हम बात करें आयरन की, तो जो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले जो था वो 0 का था, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ना तो किसी को दिया था ना लिया था, अब +2 का हो गया। तो इससे हमें देखने को मिलेगा कि आयरन का जो है इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, ठीक है। और इसी कंडीशन को हम बोल देते हैं क्या? ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अच्छा, लॉस हुआ क्यों? क्योंकि इसको सल्फेट को अपने साथ ऐड करना था। वहीं पे अगर हम ध्यान से देखें तो कॉपर जो कि पहले किस स्टेट में था, तो कॉपर जो कि पहले +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यानी कि इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन सल्फेट को दे रखा था। जब आयरन ने उसको देना स्टार्ट कर दिया तो इसको वापस अपना 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, यानी कि हम कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, यहाँ पे देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन वाले डेफिनेशन में, तो हम बोल देते हैं इसको कि रिडक्शन हुआ है। और जब 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन का 2 हो, 4 हो, कुछ कितने भी इलेक्ट्रॉन का गेन हो सकता है, लॉस हो सकता है। जब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो हम कहेंगे कि रिडक्शन हो रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन का जो है लॉस होगा तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है।
तो इस तरह से हमको समझना है कि रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। अब इसमें देखेंगे अगर आप तो दो और डेफिनेशन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। यानी कि कोई कंपाउंड है, जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, CH4 था, ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो गया एंड ये कन्वर्ट हो गया CO2 में और H2O में, ठीक है। या फिर यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूँ, कार्बन सिंपल ले लीजिए, ठीक है, और अगर इसमें एडिशन हो गया ऑक्सीजन का सिंपल एकदम, तो क्या बन जाएगा, CO2। मैग्नीशियम ले लीजिए, इसमें एडिशन कर दीजिए ऑक्सीजन का, क्या बन जाएगा, MgO। तो जिस भी सब्सटेंस में, जिस भी कंपाउंड में, जिस भी एलिमेंट में आपका ऑक्सीजन का एडिशन होगा, हम कहेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहाँ पर अगर देखें तो कार्बन जो है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है किस कंपाउंड में, CO2 में। यहाँ देखिए मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ किस कंपाउंड में, MgO में। यानी कि मैग्नीशियम गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इन MgO एंड कार्बन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इन CO2। वैसे इस वाले रिएक्शन में यहाँ ऊपर देखिए तो मीथेन था, CH4 मीथेन बोलते हैं इसको, और जब O2 से रिएक्शन किया तो CO2 और H2O बना दिया। इसमें सिंपली कह सकते हैं कि मीथेन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू CO2, ठीक है। तो मीथेन जो है किस में हो गया ऑक्सीडाइज, CO2 में ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन जो है देखिए ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और बन गया क्या, CO2। तो इस तरह से जब भी एडिशन का ऑक्सीजन होगा किसी भी कंपाउंड में तो हम कहेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक है। वैसे यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए H2S एक गैस है और ये SO2 है। एक्चुअल में ये है आपका SO2, ठीक है। एक सेकेंड, ये आपका SO2 गैस, और जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो फॉर्मेशन होता है सल्फर का और वाटर का। अगर यहाँ हम ध्यान से देखें तो H2S, इसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, और H2S जो है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है जब रिएक्शन हो रहा है SO2 से तो सल्फर में। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया है, और जब भी हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तब भी हम कहेंगे कि जिस कंपाउंड से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो H2S जो है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है किसमें, सल्फर में। अच्छा, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बोथ विल बी नोन एज ऑक्सीडेशन। एक्चुअल में जब भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की बात करें हम, ठीक है, यहाँ पे देखिए मान लीजिए, ठीक है, मैग्नीशियम था, ठीक है, इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन MgO बना, ठीक है, तो या फिर कैल्शियम है, ठीक है, इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन CaO बना। अगर आप ध्यान से सुने, ध्यान से देखें इसमें, ठीक है, तो ऑक्सीजन अगर मैग्नीशियम से जुड़ रहा है और इस जगह पर अगर आप ध्यान से देखें तो मैग्नीशियम का स्टेट क्या आएगा, +2 का, ऑक्सीजन का आएगा -2 का। ऑक्सीजन इससे अगर जुड़ा है तो किस कंडीशन पे जुड़ा है, ऑक्सीजन इसी कंडीशन पे जुड़ा है कि जब ऑक्सीजन को मैग्नीशियम उतने इलेक्ट्रॉन देगा जितना ऑक्सीजन को रिक्वायरमेंट है, तो ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अभी कैसा बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, कैसा बॉन्ड बन जाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड CaO बन जाएगा, ठीक है। अब इस केस में जो है हम ये समझ सकते हैं कि जुड़ने का कंडीशन यही था कि ऑक्सीजन ने इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन का लॉस करवा दिया। लॉस इसलिए करवा दिया क्योंकि ऑक्सीजन को खुद चाहिए था इलेक्ट्रॉन। तो जब भी ऑक्सीजन जुड़ता है ना, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जब भी होता है वो भी आपका बेसिकली क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है, ठीक है। और ऐसे ही अगर हाइड्रोजन किसी के साथ जुड़ा है, ठीक है, अगर हाइड्रोजन किसी भी कंपाउंड के साथ जुड़ा है और हटेगा उससे, तो एक्चुअल में हाइड्रोजन को हम अगर इस तरह से समझें कि हाइड्रोजन एक तरह से इलेक्ट्रॉन का डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन को देगा जिसके साथ जुड़ेगा, और जब वो हटेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके ही जाएगा। तो हम इस तरह से ये भी कह सकते हैं कि अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है तब भी एक सेंस में, ठीक है, अभी हर जगह फॉलो नहीं होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है कोई तो उसमें इस चीज़ को हम समझ सकते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो इज अ काइंड ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्लियरली दिख रहा है, तो वो तो हम तो समझ ही रहे हैं कि ऑक्सीडेशन है, और अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो उसमें भी हम एक तरह से समझ सकते हैं कि जिसमें जुड़ रहा ऑक्सीजन या जिससे हाइड्रोजन हट रहा है उस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का लॉस होना जो है वो कंपलसरी हो जाता है
मेनी केसेस में, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो उसमें क्या होता है, अब अगर शेयरिंग से बना रहा है तो वो केस अलग हो जाता है। अदरवाइज जहाँ भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनते हैं वहाँ पे इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि जब भी ये चीज़ होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही रिलेट होगी वो चीज़ें। ऐसे ही रिडक्शन की बात करें तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तीनों पॉइंट को हम समझ सकते हैं। ये तीनों पॉइंट जो है रिडक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब रिमूवल ऑफ पहले तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है, इसको हमने समझ लिया। देखिए जैसे यहाँ पे आपका जो है कॉपर सल्फेट था ना, जब इससे आयरन रिएक्शन किया था, आयरन सल्फेट बनाया था, कॉपर फ्री हुआ था। तो इसमें हुआ क्या था कि कॉपर को अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया था जिसने सल्फेट को दिया था। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो है वहाँ पे रिडक्शन हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे आयरन को देना पड़ा था अपना इलेक्ट्रॉन सल्फेट को बॉन्ड बनाने के लिए, तो हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक है। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कैसे ऑक्सीडेशन होगा? अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऐसे ऑक्सीडेशन होगा कि अगर ऑक्सीजन किसी कंपाउंड के साथ में जुड़ा है ऑलरेडी, ठीक है, और उससे वो हट रहा है, रिमूव हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, जब वो रिमूव होगा, जब रिमूवल होगा ऑक्सीजन का, ठीक है, यहाँ देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जब ऑक्सीजन किसी कंपाउंड से हटेगा, मान लीजिए कोई कंपाउंड है एक्स, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो जब ये ऑक्सीजन अलग होगा और एक्स अलग होगा, तो एक ही कंडीशन पे होगा कि ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन जो है वापस दे देगा, तभी जो है उससे कह सकते हैं अलग हो जाएगा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो बेसिकली इसने किया क्या कि एक्स का फिर से जो है गेन हो गया इलेक्ट्रॉन इसको, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोसेस जो है यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका रिडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा यहाँ पे गेन हो जाएगा। और किस इलेक्ट्रॉन का, जो अपना ही इलेक्ट्रॉन इसने दिया था ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन वापस इसको इलेक्ट्रॉन करके चला जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाएगा। और हम कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो वी कैन से दैट दिस इज ए रिडक्शन प्रोसेस। वहीं पे अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो हाइड्रोजन जब भी इस किसी के साथ ऐड होगा, मान लीजिए कोई कंपाउंड एक्स, इसमें H2 का एडिशन हो रहा है और एक से साथ जुड़ के मान लीजिए एक्सेस कंपाउंड बना रहा है, तो हाइड्रोजन जुड़ेगा तो कोई ना कोई इसको इलेक्ट्रॉन देगा ही, और जब देगा तो इसका रिडक्शन करवा देगा, ठीक है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी इसका रिडक्शन हो गया है, क्योंकि यहाँ भी इसको इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन का गेन हो वो डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन जुड़ता कैसे है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझ लेना है। अब बात करें, अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ गए तो इसी में एक और टर्म आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बहुत ही सिंपल है समझना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। यहाँ देखिए एक रिएक्शन है हमारा MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड HCl से रिएक्शन करता है, MnCl2 Cl2 और H2O बनता है। तो यहाँ पे देखिए MnO2 है, ये कन्वर्ट हो जा रहा है MnCl2 में, तो देखिए ऑक्सीजन का यहाँ पे रिमूवल हो रहा है मैग्नीज डाइऑक्साइड से, भले ये MnCl2 की फॉर्म है बट ऑक्सीजन हट गया है, तो हम कहेंगे क्लियरली कि सर इसका रिडक्शन हो गया है। वहीं बात करें HCl की, तो HCl जो है इसका ऑक्सीडेशन हुआ है Cl2 में। अच्छा, इसको बोलते कैसे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन में? हम बात करते हैं पूरे पूरे कंपाउंड की। जैसे अगर हम बात करेंगे रिडक्शन की ना, तो हम ये नहीं कहेंगे कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन मिला है तो कॉपर का रिडक्शन होगा, हम कहेंगे कॉपर सल्फेट गेट्स रिड्यूस्ड इन कॉपर, क्योंकि बात पूरे कंपाउंड की जाती है, ठीक है, किसी एक एलिमेंट को देख के नहीं कहेंगे। हम पूरा कंपाउंड रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तो हम कहेंगे कि यहाँ इस वाले रिएक्शन में कॉपर सल्फेट गेट्स रिड्यूस्ड इन कॉपर, और यहाँ पे कहेंगे आयरन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इन आयरन सल्फेट। ऐसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम कहेंगे इस वाले रिएक्शन में मैग्नीज डाइऑक्साइड का HCl से जो रिएक्शन हो रहा है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, नहीं, गेट्स रिड्यूस्ड इन MnCl2 एंड HCl गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इन Cl2। क्यों हुआ है? क्योंकि मैग्नीज डाइऑक्साइड में देखिए ऑक्सीजन का जो है वो रिमूवल हो गया है, तो जब रिमूवल हो गया है तो इसका रिडक्शन हो गया है। यहीं पे HCl में देखिए हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया HCl का, किसमें, Cl2 में। अब ये चीज़ होता क्यों है? क्योंकि बेसिकली जब 2 रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं तो किसी एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसका ऑक्सीडेशन करवाने के पीछे उसके साथ जो रिएक्टेंट होता है उसका ही रोल होता है, ठीक है। तो इसमें यानी कि अगर किसी एक एलिमेंट किसी एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसको ऑक्सीडेशन करवाने के लिए जो दूसरा है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, और जो भी दूसरा रिएक्टेंट या दूसरा सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल होता है उसको बोल देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
मतलब वो एजेंट जिसके चलते एक जो दूसरा पहला वाला कंपाउंड है उसका ऑक्सीडेशन हुआ। जैसे यहाँ देखिए हम, तो HCl का ऑक्सीडेशन Cl2 में हुआ ना, क्यों हुआ है? क्योंकि इसके साथ एक रिएक्टेंट था MnO2 जिसके चलते रिएक्शन हुआ है। जैसे अभी यहाँ पे एक सिंपल रिएक्शन समझ लेते हैं कॉपर सल्फेट वाले में ही। कॉपर सल्फेट रिएक्शन क्या है? आयरन से तो बनाया आयरन सल्फेट और कॉपर फ्री हो गया। अब इस रिएक्शन में अगर हम ध्यान से देखें तो कॉपर सल्फेट जो है वो रिड्यूस हुआ कॉपर में, क्यों? क्योंकि आयरन आया रिएक्टेंट के तौर पे और इसने सल्फेट को अपने साथ ऐड करने की कोशिश की, तभी कॉपर जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन वापस पाया। यानी कि इसके रिडक्शन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो किसका है? आयरन का है। सो आयरन विल बी रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ कॉपर सल्फेट। वहीं पे बात करें कि आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया FeSO4 में, तो इसमें किसका रोल था? कॉपर सल्फेट ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट था, दैट इज वाई आयरन जो है वो सल्फेट को अपने साथ ऐड कर पाया। इसीलिए आयरन का ऑक्सीडेशन जब FeSO4 में होगा तो हम इसको कहेंगे कॉपर सल्फेट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि क्लियर क्लियर बात में अगर हम समझें तो किसी एक रिएक्शन में, जैसे देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ आपका, मान लीजिए आपका एक रिएक्शन हो रहा है कॉपर सल्फेट प्लस आयरन गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो एक चीज इसमें क्लियर है कि कॉपर सल्फेट जो है वो रिड्यूस हुआ है किसमें? कॉपर में, ठीक है, इसका रिडक्शन हुआ है। और अगर बात करें आयरन का तो इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है Fe का FeSO4 में, इस तरह से इसको लिखेंगे, ठीक है। और रिडक्शन किसका हुआ है? तो रिडक्शन हुआ है किसका? कॉपर सल्फेट का कॉपर में। तो एक चीज क्लियर है, कॉपर सल्फेट का रिडक्शन कॉपर में इसीलिए हो पाया क्योंकि आयरन प्रेजेंट था, और आयरन का ऑक्सीडेशन FeSO4 में इसीलिए हो पाया क्योंकि कॉपर सल्फेट प्रेजेंट था। तो इसमें कॉपर सल्फेट के लिए आयरन जो है वो किस तरह से काम कर रहा है? तो काम कर रहा है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि कॉपर सल्फेट को कॉपर में रिड्यूस करने के लिए कौन हेल्प किया? Fe। और वहीं पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? Fe का हुआ FeSO4 में, किसके नाते हुआ? कॉपर सल्फेट के नाते हुआ। तो इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका कॉपर सल्फेट हो जाएगा। अब इसमें अगर आप एक चीज ध्यान दें तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो एक्चुअल में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, और जिसका रिडक्शन हुआ है वो एक्चुअल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो किसी भी रिएक्शन में आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही काम करेगा, और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। जैसे इस रिएक्शन में देखते हैं, यहाँ पे देखिए आपका, एक सेकेंड, अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए MnO2 का रिडक्शन हुआ है किसमें? MnCl2 में, और HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है Cl2 में। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? रिड्यूसिंग एजेंट देखिए HCl इज द रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और अगर आपका MnO2 का रिडक्शन हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो आई होप आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आ गया होगा, और रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की, रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो अब हम अगर बात करें रेडॉक्स रिएक्शन की, तो जैसा कि इसके नाम में ही दिख रहा है, एक सेकेंड, रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। अब जैसा कि देखिए इसके नाम में दिख रहा है रेड और ऑक्स, इसका मतलब होता है, जो आपका रेड है यहाँ पे इसका मतलब हो गया रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। It means a reaction in which reduction and oxidation occur simultaneously is known as redox reaction। अभी मैं इसका फिर से मैं वही एग्जांपल लेता हूँ आपको कॉपर सल्फेट का, ठीक है। कॉपर सल्फेट, इस बार से चलिए जिंक डाल देते हैं, ठीक है। इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर विल बी फ्री, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक कॉपर से ऊपर आता है, अभी आपको मैंने पीछे पढ़ाया था। अब देखिए यहाँ पे
कॉपर सल्फेट जो है वो किस में चेंज हुआ है? कॉपर में। हुआ क्या है इसका? अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो है कॉपर सल्फेट का कॉपर में रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है? रिडक्शन। ठीक है। वहीं पे जिंक का जिंक सल्फेट में क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें आपको एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखने को मिले, इस तरह के रिएक्शन को, एक सेकेंड, ये जो है थोड़ा सा, ऐसा रिएक्शन जिसमें आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ देखने को मिले, इस तरह के रिएक्शन को बोल देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे अगर हम पीछे यहाँ पे पीछे एग्जांपल ले लें, ठीक है, तो देखिए Fe2O3 Al Al2O3 और Fe बनाया है। इसमें देखिए Fe2O3 Fe में इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, और Al का Al2O3 में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये भी रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ पे देखें H2S का सल्फर में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और SO2 का सल्फर में ही रिडक्शन भी हो रहा है। ये भी एक तरह का रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें आपको साइमल्टेनियसली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों देखने को मिले, वो हो जाता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। इसके और भी एग्जांपल मैं आपको लिख दूं तो यहाँ पे देखिए, एक होता है जो आपका आयरन सल्फेट हो, इसमें भी आप जिंक डाल दीजिए तो इट विल कन्वर्ट इनटू ZnSO4 प्लस कॉपर। दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि इसमें देखिए तो आयरन सल्फेट जो है किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? अरे यहाँ पे आयरन फ्री होगा, एक सेकेंड। तो अगर हम ध्यान से देखें, तो आयरन सल्फेट आपको किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? आयरन में। तो इसका क्या हो गया है? रिडक्शन हो गया है। क्या हो गया है? रिडक्शन। और यहाँ पे अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक का जिंक सल्फेट में ऑक्सीडेशन हुआ, दोनों एक साथ देखने को मिल रहा है। एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा कोरोजन एंड डेंसिटी। तो अभी हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखा। अब जब भी किसी चीज़ का ऑक्सीडेशन होता है एक्चुअल में, तो वो चीज़ धीरे धीरे डिग्रेड होती है, आपका कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं, वीक होता है, खराब होता है। तो हमारे डेली लाइफ में अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल की, तो दो एग्जाम्पल हमको ऑक्सीडेशन के तौर पर डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं, एक कोरोजन और एक रेसिडिटी। बात करें कोरोजन की, कोरोजन क्या होता है? अब देखिए यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, बोथ कोरोजन एंड डेंसिटी आर प्रोमिनेंट, एक सेकेंड, हाँ, both corrosion and acidity are prominent real-world consequences of oxidation reactions occurring in everyday ठीक है, everyday life, इसको हटा दीजिए, ठीक, occurring in everyday life। ठीक है, अब कोरोजन क्या होता है इसको समझते हैं। कोरोजन में हमको बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं एग्जाम्पल कोरोजन के अंदर, वो पढ़ते आ रहे हैं आयरन का कोरोजन। होता क्या है कि अगर हम आयरन को एटमॉस्फेयर में ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो आयरन जो है वो रिएक्शन करता है एयर से, एयर में मतलब एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से और मॉइस्चर से, मॉइस्चर जितना भी प्रेजेंट हो एटमॉस्फेयर में, एंड इट विल फॉर्म अ कंपाउंड दैट इज Fe2O3.XH2, और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं क्या? रस्ट। एक्चुअल में प्रोसेस जो है वो कहलाता है कोरोजन। क्या कहलाता है? कोरोजन। कोरोजन एक प्रोसेस होता है। कोरोजन is a slow process of decay and destruction of metals when they react with oxygen, moisture and carbon dioxide or acids present in the surrounding atmosphere। कोरोजन का मतलब कि अगर कोई मेटल या कोई भी कंपाउंड अपने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट CO2, ऑक्सीजन या किसी भी तरीके चीज़ों से रिएक्शन करके, कोई एसिड हो उससे रिएक्शन करके अगर डिग्रेड हो रहा है, डिके हो रहा है, उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो हम बोलते हैं कोरोजन। और कोरोजन में भी अगर ये कोरोजन ऑक्सीजन के हेल्प से हो रहा है, तो इसको हम ये समझ लेते हैं कि ये ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। और ऑक्सीडेशन डेली लाइफ में कैसे हो रहा है, इसी को हमको समझना है इस रिएक्शन के थ्रू। तो देखिए, जब भी मेटल आयरन का जो है, आयरन जो एक मेटल है उसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये कन्वर्ट हो गया रस्ट में। एक्चुअल में रस्ट इज अ कोरोड ऑफ कॉपर। रस्ट इज अ कोरोड
ऑफ आयरन, कॉपर कह रहा हूँ, क्रूड इज रस्ट इज अ क्रूड ऑफ आयरन। और ये आयरन को वीक ही करता है। आपको कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे देखिए इसका कलर जो है ब्राउन कलर का हो गया। अब आपको पहले ही आप इस चीज़ को काफ़ी मतलब अक्सर देखने को मिल जाएगा कि अगर कोई भी आयरन का आर्टिकल है और उसको ओपन एरिया में रखा गया है, ठीक है, तो वो जब भी ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्शन करता है, रस्ट बनाता है और इसका जो कलर होता है वो होता है ब्राउन कलर। ठीक है, कौन सा कलर होता है? ब्राउन। अच्छा, यहाँ पे एक्स जो है ये क्या है? एक्चुअल में इसमें फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर नहीं होता कि 2 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऐसे ऐड होना। जितना भी मॉइस्चर अवेलेबल होता है उसको उतना मॉलिक्यूल अपने साथ में वो ऐड करके रस्ट बना देता है। इसी में अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें कोरोजन के अंदर, तो एक और एग्जाम्पल है सिल्वर का रिएक्शन। ठीक है, सिल्वर का रिएक्शन करते हैं H2S गैस से और इट विल फॉर्म Ag2S और हाइड्रोजन गैस। सिल्वर का कलर क्या होता है? सिल्वरी ग्रे। और जब ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से रिएक्शन करता है तो Ag2S एक कंपाउंड बना लेता है, ठीक है, Ag2S नाम का। और इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लैक। इसका जो कलर होता है क्या होता है? ब्लैक कलर। वहीं पे तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो तीसरे एग्जाम्पल में आता है आपका कॉपर। व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद CO2 O2, ठीक है, और H2, इन तीनों से जब रिएक्शन करेगा कॉपर तो इट विल फॉर्म व्हाट? इट विल फॉर्म, यहाँ देखिए कॉपर, यहाँ पे Cu होना चाहिए, ठीक है, एक कंपाउंड बनाता है CuCO3 प्लस CuOH का 4+। एक्चुअल में ये कंबाइंड फॉर्म होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोराइड ऑफ कॉपर। क्या बोलते हैं इसको? क्लोराइड ऑफ कॉपर, क्लोराइड ऑफ, ठीक है। कलर क्या होता है? तो इसका कलर होता है मेसाइट ग्रीन। समझ लीजिए कि कुछ इस तरह, देखिए यहाँ पे ये जो कलर है इसका इसी तरह से हो जाता है। अब आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो अक्सर हम लोग जो घरों में पूजा करने में जो भी सामान का यूज होता है, जैसे उसमें या फिर कोई भी कॉपर का आपके पास सामान हो, ठीक है, तो उसमें धीरे धीरे आपको जब वो काफ़ी समय तक यूज होता है मतलब काफ़ी समय तक यूज होने के बाद में उसमें अक्सर अगर मॉइस्चर का भी अवेलेबिलिटी है तो CO2 और ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर से ले लेगा और उसमें आपको एक ग्रीन कलर का लेयर देखने को मिलेगा। एक्चुअल में इसी रिएक्शन से ये चीज़ का फॉर्मेशन होता है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का, ये क्लोराइड ऑफ कॉपर होता है। और बेसिकली वो ग्रीन कलर देखने का मतलब आप समझ जाइए कि कॉपर जो है वो धीरे-धीरे डिके हो रहा है। अब अगर बात करें इन दोनों एग्जांपल्स की तो ये दोनों एग्जांपल्स कोरोजन के अंदर आते हैं और ये थर्ड वाला इसमें देखिए ऑक्सीडेशन का एग्जांपल ये भी हो जाएगा और ये भी। ये वाला आपका ऑक्सीडेशन के एग्जांपल के अंदर नहीं आएगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट ये दोनों रिएक्शन ऑक्सीडेशन का ही रिजल्ट है जिसके चलते कोरोजन हुआ है। वहीं बात करें रेंसिडिटी की, ये भी एक तरह से ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल है। रेंसिडिटी में क्या होता है? एक्चुअल में रैंसिडिटी का मतलब अगर हम बात करें, ठीक है, तो रैंसिडिटी का मतलब होता है कि हम जो भी फैटी या ऑयली चीज़ खाते हैं उस फैट का रिएक्शन हो जाएगा ऑक्सीजन से और ये बना लेता है रैंसिड। ठीक है, रैंसिड क्या होता है? तो रैंसिड होता है एक तरह से कह सकते हैं अनप्लीजेंट स्मेल वाला कोई सब्सटेंस। रैंसिडिटी रिफर्स टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी और ऑयली थिंग्स केप्ट इन ओपन एयर। ठीक है, तो अब अगर किसी भी चीज़ को आप ओपन एयर में रखेंगे जिसमें फैट और ऑयल्स हैं तो बेसिकली ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, रैंसिड का फॉर्मेशन करेगा और वो चीज़ क्या हो जाएगा? उसका स्मेल और कह सकते हैं टेस्ट दोनों जो है वो बेकार हो जाएगा। अब इसका प्रिवेंशन कैसे करते हैं? अब देखिए ये भी ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल है। ऑक्सीडेशन के चलते कोई भी चीज़ फैट या ऑयली चीज़ कोई थी वो खराब हो गई, खाने लायक नहीं रह गई। इसको कैसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं? तो अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। ठीक है, तो इसको प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं? अब जैसे देखिए रेंसिडिटी का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आपका जो चिप्स का पैकेट आता है, ठीक है, उसमें जो आपका चिप्स होता है बेसिकली किसमें, वो ऑयल और सब में चीज़ों में बनाया जाता है। तो अगर आप उसको ओपन एयर में रख दें तो वो आपका चिप्स जो है बेसिकली ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, ऑयल जो है उस चिप्स के ऊपर और रैंसिड बना देगा।
इसी से प्रिवेंशन के लिए हम जो भी चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें गैस भर देते हैं, जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन गैस, ठीक है। और नाइट्रोजन गैस भरने से होता क्या है कि अब उस चिप्स के पैकेट में, मान लीजिए आपका चिप्स का पैकेट है, इसमें पूरा हमने नाइट्रोजन गैस फिल कर दिया, ठीक है। तो जब हम इसमें नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं तो चिप्स तो है ही अंदर, और बाकी जगह जो है वो नाइट्रोजन गैस कवर कर लेता है, तो फिर ऑक्सीजन की एंट्री जो है वो बैन हो जाती है, क्योंकि अब प्लेस ही नहीं ऑक्सीजन के घुसने के लिए, और आपका चिप्स जो है वो बेसिकली जैसे क्रिस्पी है और क्रंची है वैसे ही रहता है। लेकिन अगर ये पैकेट ओपन होता है, नाइट्रोजन गैस बाहर चला जाएगा, ऑक्सीजन की एंट्री होगी अंदर, और चिप्स में जो भी फैट अवेलेबल हो उससे रिएक्शन करेगा और रैंसिड का फॉर्मेशन कर लेगा। इसीलिए जब अभी आप कभी दुकान पे जाते हैं चिप्स का पैकेट लेने, तो आप कहते हैं भाई 5 रुपीज़ के चिप्स के पैकेट में तूने 2 रुपये का चिप्स दिया, बाकी सारा एयर दिया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक्चुअल में वो एयर का भी काम है। क्या काम है? चिप्स को क्रिस्पी और क्रंची बनाए रखना, अदरवाइज रैंसिडिटी हो जाएगा। तो रैंसिडिटी इज अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इन विच fat or oily things react with oxygen and will form rancid, and we can identify that rancid with unpleasant smell and taste. तो इसीलिए चिप्स के पैकेट और सब चीज़ों में हम नाइट्रोजन गैस या फिर कोई भी एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट मतलब कि जो ऑक्सीजन को अपोज कर सके, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस को जो है वो हटा सके या फिर रोक सके ऑक्सीजन को आने से, उसको हम बोलते हैं, ठीक है, कि वो आपका ऑक्सीजन को आने नहीं देगा, तो रिएक्शन नहीं होगा आपके फैट से और आपका रेंसिडिटी फॉर्म नहीं होगा। तो आई होप आपको ये डेली लाइफ एग्जांपल जो है रेंसिडिटी और रेंसिडिटी का एग्जांपल और ऑक्सीडेशन में कोरोजन, ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो डेली लाइफ ऑक्सीडेशन के एग्जांपल में कोरोजन एक इम्पॉर्टेंट है और एक रेंसिडिटी इम्पॉर्टेंट है। कोरोजन के अंदर आपका आयरन जो है वो प्योरली ऑक्सीडेशन का ही एक तरह से कह सकते हैं एग्जाम्पल है, और ये भी ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल कह सकते हैं कि है कॉपर का कोरोजन। जबकि यहाँ सिल्वर में देखिए ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और रेंसिडिटी तो आपने समझ ही लिया। अब एक और टॉपिक बचता है जिसको हमें इसके अंदर कवर करना है, एंड दैट टॉपिक इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? तो अगर हम बात करें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की, तो हमारे आसपास कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक नेचर होने का मतलब क्या है कि अगर हम इसको एटमॉस्फेयर में रखते हैं ओपन एयर में, ठीक है, then it will absorb moisture from the atmosphere and it will change its shape and size, ठीक है। तो इस तरह के सब्सटेंस को बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, ठीक है। पहले किस फॉर्म में रहेंगे? एमॉर्फस फॉर्म में। एमॉर्फस फॉर्म मतलब इनका कोई फिक्स फॉर्म नहीं है। जैसे बाहर आप चले जाइए फील्ड्स में और आपको खेतों में आपका जो है वो कह सकते हैं एक मिट्टी का टुकड़ा जैसे पड़ा मिलता है, उसका कोई ना शेप होता है ना साइज होता है, उस तरह के फॉर्म को बोलते हैं एमॉर्फस फॉर्म। लेकिन जब हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस जो होता है, ठीक है, अगर वो एमॉर्फस फॉर्म का सब्सटेंस हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब कि व्हेन इट केप्ट इन एटमॉस्फेयर इट विल एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। मॉइस्चर मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स, और उसको एब्जॉर्ब करके अगर वो अपना शेप और साइज चेंज कर ले रहा है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। पहले तो एमॉर्फस फॉर्म का था, लेकिन अगर उसके अंदर ये टेंडेंसी है कि वो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर सकता है मॉइस्चर को और अपना शेप साइज बदल सकता है, तो हम कहेंगे कि इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होते हैं। और जो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होते हैं वो करते क्या हैं कि जब भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, जब भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या चेंज करेंगे? अपना शेप एंड साइज। और जनरली किस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं? क्रिस्टल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्रिस्टल क्या होता है? ठीक है, तो आपका क्रिस्टल की बात करें तो आपका क्रिस्टल शेप का मतलब होता है, जैसे देखिए आपका घरों में आपका जो शुगर होता है, मिश्री होता है, चावल होता है, तो इस तरह से जिस तरह से उनका फॉर्म होता है, ठीक है, वो फॉर्म को बोलते हैं क्रिस्टल फॉर्म। तो कुछ सब्सटेंसेज होते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ ऐड करते हैं और अपने शेप को चेंज कर लेते हैं। शेप कैसा चेंज करते हैं? एमॉर्फस से किस में चले जाएंगे? क्रिस्टल फॉर्म में। ना सिर्फ शेप चेंज करते हैं, साथ में अपना कलर भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो कलर चेंज कर लेंगे तो किस फॉर्म में चले जाएंगे? तो ये चले जाएंगे आपके कलर भी चेंज होता है। उसमें कुछ एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है, जैसे कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, और आयरन सल्फेट। एक्चुअल में कॉपर सल्फेट का जो होता है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे फार्मूला होता है, देखिए कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है CuSO4।
पहले आप ऐसे इसको रखेंगे तो एमॉर्फस फॉर्म का होता है, लेकिन ओपन एटमॉस्फेयर में अपने साथ वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करता है और CuSO4.5H2O एक कंपाउंड बना लेता है। अब इस कंडीशन में देखिए ये इस तरह से हो जाता है, क्रिस्टल शेप का। देखिए यहाँ पे जो ऊपर है ना ब्लू कलर का, ये देख लीजिए, ये भी वही चीज़ है। तो ये ब्लू कलर का एक तो कन्वर्ट हो जाएगा। पहले कौन सा कलर था इसका? तो पहले इसका कलर था वाइट, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया तो कलर क्या हो जाएगा? ब्लू। और पहले किस फॉर्म में था? पहले था आपका फॉर्म इसका एमॉर्फस फॉर्म, ठीक है। और अब किस फॉर्म में हो जाएगा? तो क्रिस्टल फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं हम कि इस तरह से कॉपर ने अपना फॉर्म चेंज कर लिया। ऐसे ही आयरन होता है। आपका आयरन जो होता है FeSO4 पहले किस फॉर्म का है? पहले अमॉर्फस फॉर्म का है। कलर क्या है? वाइट। और जब इसने अपने साथ वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया, ठीक है, तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? FeSO4.7H2 क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगा थोड़ा बहुत। और कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। कलर क्या हो जाएगा? तो इस तरह से जितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट होते हैं किसी हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड को एमॉर्फस फॉर्म से क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, उसी अमाउंट ऑफ वाटर को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो अगर हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन की बात करें तो देखिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिफर्स टू द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल केमिकली बॉन्डेड इन crystal structure of any salt in its dry solid form. These water molecules are integral to maintaining crystalline shape, structure and many cases the characteristic color of salt. मतलब वाटर मॉलिक्यूल का वो अमाउंट जो किसी भी सॉल्ट को उसके क्रिस्टल फॉर्म में मेंटेन करने के लिए, उसका वही कलर देने के लिए रिक्वायरमेंट होता है, उसको बोलते हैं हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब इसके एग्जांपल में कॉपर सल्फेट जो हो पेंटाहाइड्रेट होता है। पेंटाहाइड्रेट मतलब इसमें 5 मॉलिक्यूल वाटर के लगते हैं। वहीं बात करें आयरन सल्फेट तो ये हेपाहाइड्रेट होता है, यानी कि 7 मॉलिक्यूल लगते हैं। वहीं बात करें जिप्सम की तो ये होता है आपका डाईहाइड्रेट, इसमें 2 मॉलिक्यूल लगता है। और एक और कंपाउंड होता है सोडियम कार्बोनेट जो डेकाहाइड्रेटेड होता है, यानी कि इसमें 10 मॉलिक्यूल लगता है। और कॉपर सल्फेट का एक बहुत फेमस नेम है जिससे हम जानते हैं इसको, ठीक है, और वो नाम है आपका क्या? ब्लू विट्रियल। वहीं पे आयरन सल्फेट का फेमस नेम है ग्रीन विट्रियल। आपको मैंने शॉर्ट्स में डाला था केमिकल नेम और उसके कंपाउंड, उसका कॉमन नेम, तो उसमें ब्लू विट्रियल और ग्रीन विट्रियल जरूर आया होगा, ठीक है। तो उसको भी आप देख लीजिएगा ताकि चीज़ें आपको लर्न रहें, ठीक। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या चीज़ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वहीं पे बात करें, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, तो अच्छा अभी इस रिएक्शन का कोई भी काम हमें नहीं है तो इसको भी हम छोड़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है इसी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है, उसको हम समझ लेते हैं। एक्टिविटी ये है कि हम एक लेते हैं टेस्ट ट्यूब, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब में जो है हम कॉपर सल्फेट को डाल देते हैं। कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है? ब्लू कलर का, ठीक है। तो ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट को इसमें डाल देते हैं और जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे ना, यहाँ से जब हम इसे हीट इसको प्रोवाइड करेंगे तो इट विल टर्न इन वाइट कलर, ठीक है। किसमें हो जाएगा? वाइट कलर में। पता है क्यों? क्योंकि इसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वेपर के फॉर्म में वेपराइज हो जाएगा और ये लूज कर देगा, लूजेज ठीक है, लॉस ऑफ वाटर। और जब लॉस ऑफ वाटर होगा तो फिर से किस कलर में आ जाएगा? वाइट कलर में, एमॉर्फस फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन अगर इसमें फिर से हम ऐड कर दें किसको? वाटर को, तो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो फिर से ये कन्वर्ट हो जाएगा उसी ब्लू कलर में जिसमें ये था इनिशियली, ठीक है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि भाई जब भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस होता है किसका? कॉपर सल्फेट का, तो इसका कलर क्या हो जाता है? तो इसका कलर हो जाता है वाइट। देखिए यहाँ पे ये जो क्रिस्टलाइजेशन, वाटर क्रिस्टलाइजेशन है, इसको हमने ऐड नहीं किया है और यहाँ पे था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना रहेगा। तो
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज रिक्वायर्ड बाय एनी सॉल्ट टू kept इट्स क्रिस्टल स्टेट एंड आल्सो कलर। ठीक है, तो कलर एंड शेप। तो आई होप आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमने जो बचे हुए रिएक्शन थे उसको भी कवर कर लिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझ लिया और बाकी चीज़ें भी हमने इसमें कवर कर ली। तो ठीक है, इस तरह से चैप्टर जो है आपका ये पूरा फिनिश हो जाएगा। चैप्टर को रिवाइज करिए और अच्छे से और समझने के लिए आप शॉर्ट्स को भी विजिट करते रहिए। उसमें हर एक रिएक्शन का विजुअलाइजेशन कराया गया है, विजुअल फॉर्म में दिया गया है और उसमें अभी मैं आपको आगे कुछ और इम्पोर्टेंट जो है एनसीईआरटी से रिलेटेड जो है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस भी उसमें दूंगा और उसके की ऑब्जर्वेशंस भी, तो उसको भी देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।